बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं TDP एनालिटिका। जम्मू कश्मीर में जो कि भारत के नाजायज़ कब्ज़े में है, वहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं या करने के बारे में ख़बरें हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उनके बारे में तफसीलात मौसूल हो रही हैं। तो उन पे बात करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि उस पर थोड़ी सी आज तफसील से बात कर ली जाए। मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि ये जो तब्दीलियाँ हैं ये एक पेशखैमा हैं यहाँ पे पाकिस्तान और भारत और चाइना के दरमियान मसाइल पैदा करने का एक पेशखैमा है और ये भारत को महंगा पड़ेगा। जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं वो इस तरह है कि कश्मीर में तय किया है, हमारे इंटेलिजेंस रिसोर्सेज ने बताया है कि एक नई डिवीजन बनाने की प्लान की जा रही है और वो डिवीजन गालिबन जो है वो लद्दाख और कारगिल कश्मीर से अलहदा करके तो उनकी एक डिवीजन बना दी जाएगी। इसी तरह कश्मीर में जो कश्मीर के 3 अजला लेके उनको जम्मू में जम करके या जम्मू के 3 अजला लेके तो उनकी एक और कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाएगी। नतीजा ये है कि पीर पंजाल के साथ का जो इलाका है वो एक तब्दीली की शक्ल इख्तियार करेगा और उसकी वजह से फिर कश्मीर में जो कश्मीर वैली थी, जो कश्मीरी थे, उनका कोशिशें की जाएगी कि उनका होल्ड जम्मू के ऊपर कतन ख़त्म हो जाए और ये एक नई सूरत हाल पैदा कर दी जाए। इसमें लाजमी बात है कि कुछ ऐसे अज़ाइम पीछे कार फरमा हैं जो खुद कुछ उससे बीजेपी फ़ायदा उठाना चाहती है और कुछ ये इंटरनेशनल कुव्वतों को, कश्मीरियों को धोखा देना चाहते हैं, उनकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। अभी तवक्को ये है कि जितना भी इस पे काम शाम हुआ, तैयारी वगैरह की जा रही है और कहा जा रहा है कि दिसंबर में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जाहिर बात है कि जब आप 3 अजला कश्मीर से ले रहे हैं, वादी से लेकर अलग कर रहे हैं, तो कोशिश ये, मकसद ये है कि कश्मीरियों को कमज़ोर किया जाए और जम्मू को मजबूत किया जाए। हमेशा से कश्मीरी रियासत के ऊपर हुकूमत करते आए हैं और चूंकि असम्बली में उन्हीं की ज़्यादा सीटें होती हैं तो उसकी वजह से उनको हुक्मरानी का हक मिलता है, जो कि अब उनसे छीनने का इरादा है। अब यह है कि यहाँ पे जम्मू की सीटें अगर ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि तवक्को यही है कि जम्मू की सीटें ज़्यादा होंगी, तो फिर कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर एक हिंदू राज मुसल्लत किया जाएगा, क्योंकि वो जम्मू में हिंदू मेजॉरिटी भी मौजूद है। कुछ नए विज़े और वो ला के जो लोगों को आबाद कर रहे हैं, इस सारे प्रोसेस का एक ही मकसद होगा कि वहाँ हमेशा के लिए मुसलमान हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। आज जो सूरत हाल वहाँ पे है वो ये है कि कश्मीर की असम्बली जो थी, जिसको आर्टिकल 370 के तहत उसको ख़त्म करके तो उसको भी ख़त्म किया गया असम्बली का, उसमें 87 सीटें थीं। 87 सीटों में से 44 सीट्स जो थीं वो कश्मीर की वादी की थीं, 4 सीटें लद्दाख की थीं और फिर 37 के करीब सीटें थीं जो कि जम्मू के पास थीं। लेकिन वो 44 सीट्स जो हैं कश्मीर की वो ले लीजिए, 4 सीटें लद्दाख वाली ले लें तो तकरीबन 48 सीटें कश्मीर में आ जाती हैं। और अगर वो जम्मू से भी 1-2 सीटें ले जाते हैं, जो कि कुछ न कुछ सीटें मिलती थीं कश्मीरियों को, मुसलमानों की सीटें, तो इस तरह वो अच्छी खासी उनकी मेजॉरिटी बन जाती थी, जिससे कि हमेशा हुकूमत कश्मीरी मुसलमानों की वहाँ पे रही। अब यूनियन टेरिटरी बना लेने के बाद से अब जब सोचा जा रहा है कि फिर शायद असम्बली बहाल की जाए, तो असम्बली अगर कश्मीर में बहाल की जाती है तो नेचुरली उसको फिर रियासत का स्टेटस देना होगा और उसमें फिर 7 सीटें और बढ़ाई जा रही हैं। ये 7 सीटें भी एक तुट का पत्ता है, जो कि मोस्ट प्रॉबली इसको वही जम्मू साइड पे इंक्रीज़ किया जाएगा या जो ये नई डिवीजन बनाई जाएंगी उनमें शामिल की जाएंगी, ये सीटें उनकी अलग रखी जाएंगी। नतीजा ये कि एक वाज़ेह मेजॉरिटी जम्मू को देने की कोशिश की जाएगी। बात यह है कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहले ही टेंशन रही और जब से भारत ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया उसके बाद से काफ़ी टेंशन है। वो एक गैर कानूनी कदम था और वो आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन की करारदादों के ऐन खिलाफ था। नतीजा ये है कि जब आप एक गैर कानूनी कदम उठाएं और वो भी वो कदम जो कि आपके कश्मीरी बहन, हमारे जो कश्मीरी भाई हैं,
उनके मफादात के ख़िलाफ़ है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कश्मीर में अमन होगा। लिहाजा आपने देखा कि इस कोरोना की वबा फैली हुए के वक्त में, जबकि कोरोना पूरे दुनिया में फैला और ख़ास तौर पे भारत पे इस वबा ने बहुत काबू किया हुआ था, इन हालात में कश्मीरियों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालते गया और जेलें भर दी कश्मीरियों से। एक वक्त में कोई तकरीबन 13 से 17 हज़ार के करीब कश्मीरी भारत की जेलों में मौजूद थे। आज भी वहाँ पे हुर्रियत के तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोग जो हैं वो, या उनके लीडर्स हैं, वो भारत की जेलों में हैं, जिनमें हमारी बहन आसिया अंद्राबी भी मौजूद हैं, उनके मियाँ भी मौजूद हैं। आज जो कश्मीर की हालत है वो ये कि कश्मीर में मीडिया पूरी तरह पाबंद सलासल है। जर्नलिस्ट जो थोड़ा बहुत भी कोई आज़ादी से काम करना चाहता है उसको जेल में डाल दिया गया है। कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ सल्ब हो चुके हैं। नतीजा ये कि आज कश्मीरियों की आवाज़ बाहर सुनना मुश्किल है। ये जो कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं, कश्मीरी इस पर सरापा एहतजाज होते, लेकिन वो नहीं हो रहा, और चूँकि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही और उनकी आवाज़ है ही नहीं जो कि वो सुना सकें किसी को, क्योंकि मीडिया को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया हुआ है। अब ये कि एक तरफ तो आपने ये इंसानी हकूक़ उनके पामाल कर दिए, छीने, वही रोना भी चल रहा था कि अब उनसे हक़ हाकमियत जो है वो भी छीना जा रहा है। अब ये वो वक्त है जबकि पाकिस्तान को और जो भी कश्मीर के हामी हैं, कश्मीरियों के मदद करना चाहते हैं, ये ज़रूरी है कि वो इस वक्त पे आवाज़ उठाएं और इस मामले को रोकें जो कि भारत करने के लिए तैयार नज़र आता है। अब भारत ने जो पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करनी है वो उसने एक्टिविटी शुरू कर दी है, और वो एक्टिविटी उसी तरह है कि जो कश्मीर के हमेशा से बिके हुए गद्दार लीडर थे, उन्हीं लीडर्स को फिर उन्होंने एक्टिवेट किया है, उनको तैयार किया है, और वही गुपकार का गद्दार टोला वो फिर मैदान में है, और वो कश्मीरियों के हक़ हाकमियत का सौदा करने के लिए फिर सरगर्दा हैं। उनमें फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती, सज्जाद लोन, अल्ताफ़ बुखारी वगैरह ये सारे फिर से एक्टिव हुए हैं। और आज जो कि हालात आर्टिकल 370 के जाने के बाद से आज दिन तक नॉर्मल नहीं हो सके थे, वो इन हजरात को लगाया जाएगा कि आप किसी तरह कुछ मामला सुलझा दें ताकि भारत अपने करतूत जारी रख सके। फ़ारूक अब्दुल्ला के तेवर जो हैं वो देख के तो अंदाज़ा होता है। फ़ारूक अब्दुल्ला चूँकि इस वक्त फिर एक्टिव हुए पड़े हैं, उन्होंने कहा जी हमारे दरवाजे खुले हैं, हम तो दिल्ली सरकार से बातचीत करेंगे, और बातचीत करके तो हम देखेंगे हम अकोमोडेट कर क्या कर सकते हैं क्या नहीं। लेकिन उसके ये तेवर बता रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पे अपनी हाकमियत कायम करने के लिए, या उसको अगर वज़ीर आला बना दिया जाए या उसको नायब सदर का झांसा दिया था उधर दिल्ली में वो बना दिया जाए, तो वो कश्मीरियों के हकूक़ का सौदा करने के लिए अपने वालिद की तरह आज भी वो बिल्कुल सरगर्दा है और मौजूद है। ये तबाही उसके वालिद के की पर्सनैलिटी से, उसके कामों से शुरू हुई, और ये 2-3 ख़ानदान हैं जिनके कंधों के ऊपर कश्मीरी नौजवानों का खून है। जितनी लाशें कश्मीर की माँ बहनों ने उठाई हैं, ये लाशें सारी दर हकीकत ये बोझ है इन्हीं के कंधों पे। ये महबूबा मुफ्ती हुई, फ़ारूक अब्दुल्ला हुआ, अगर ये गद्दार ना मौजूद होते कश्मीरियों के सफ़ों में तो भारत वहाँ पे इलेक्शन तक नहीं करा सकता था। भारत सोच नहीं सकता था कि वहाँ पे कभी वो कोलिशन गवर्नमेंट्स बना ले, कभी वो कांग्रेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लेता है, कभी बीजेपी के साथ मिलकर बना देते हैं। वो इन गद्दारों की वजह से इन्होंने सौदा किया, इनके बुजुर्गों ने, वालिदैन ने। ये गद्दार इब्ने गद्दार हैं, और इन्होंने कश्मीरी नौजवानों को मरवाया, उनका खून खराबा कराया, और आज फिर ये गुपकार की शक्ल में फिर मैदान में उतरे हैं और कश्मीरियों के हक़ हाकमियत का सौदा करने के लिए जा रहे हैं। अब चीज़ ये है कि हमें दुनिया को बताना है ये मसला इस तरह हल नहीं होता। अगर भारत का चीन के साथ झगड़ा हुआ है और ये उसको लद्दाख के इलाके, ईस्टर्न लद्दाख को खोना पड़ा है, तो ये यहाँ नहीं बात रुकेगी, ये मज़ीद आगे जाएगी। उसकी वजह क्या है? चाइना के साथ मसला हुआ इसी वजह से है कि मोदी ने एक यकतरफा कदम उठाया, और चाइना एक ताकतवर मुल्क है, उन्होंने देखा
कि अगर इतने ये शख्स खुद सर है कि एक मुतनाज़ा इलाके में जो जी चाहे खुद कर ले, तो फिर हम इसको सबक सिखाएंगे, इसको बताएंगे कि ये नहीं हो सकता कि जो तुम्हारा जी चाहे कर लो, तुम इस तरह करके यहाँ से बच के निकल नहीं सकते। और अब जो कुछ करने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इसकी मशावरत पाकिस्तान को अपने दोस्तों से करनी चाहिए, दोस्त ममालिक से, और फिर इसके बारे में कोई लायामल आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि भारत को इसकी कीमत चुकाना चाहिए। सूरत हाल ये है कि कश्मीर के मामले में जब तक कश्मीरियों की अपनी ख्वाहिश, अपनी राय के मुताबिक मसला हल नहीं होता, यहाँ खित्ते में कभी अमन नहीं आएगा। 1948 से भारत यूनाइटेड नेशन की 6 जनवरी 1948 में भारत को पाबंद किया गया, और भारत उस वक़्त से वॉश में है यूनाइटेड नेशन की। और अब जब वो उससे रूगर्दानी कर रहा है, तो इन हालात में ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान कदम उठाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कदम ये है कि आज़ाद कश्मीर को इजाज़त दी जाए कि वो दोबारा से अपनी अफवाज मुरतब करें और अपने हक हासिल करने के लिए वो मुसल्लह जद्दोजहद करना चाहें तब भी वो करें, और पाकिस्तान जिस तरह भी उनकी मदद कर सकता है वो मदद करे। ये बैनुल अक़वामी कवानीन के ऐन मुताबिक है। सिर्फ काम यह है पाकिस्तान का कि यूनाइटेड नेशन को इत्तला दे दे कि आपने चूँकि करारदादों पे अमल कराने के लिए भारत को पाबंद नहीं कराया, तो हम उन्हीं करारदादों की रोशनी में अगला कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।